गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th मैथ्स में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। तो आपने फिजिकल क्वांटिटीज में वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश राशियां पहले भी पढ़ी हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार और उसको आगे बढ़ाता हूं। कौन राशियां सदिश हैं, कौन अदिश हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं, तब हम वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। क्या होते हैं वेक्टर? एक बात आती है कि किसी स्टूडेंट की हाइट कितनी है। ये बात आती है कि ये पेड़ है, इसकी हाइट कितनी है। आपने कहा पेड़ की हाइट 5 मीटर है, 5 मीटर। पेड़ की हाइट क्या है? हाइट ऑफ द ट्री इज 5 मीटर। तो 5 मीटर केवल एक सिंगल पैरामीटर से हम हाइट को नापते हैं। ठीक है, आपने कहा 5 मीटर है, हाइट केवल एक पैरामीटर से आप उसको देख रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम केवल उनका परिमाण देखते हैं, बस। ठीक है, इस पुस्तक की मोटाई कितनी है, इस छड़ की लंबाई क्या है, ठीक है, इस गाड़ी की चाल क्या है, इस मटेरियल का घनत्व डेंसिटी क्या है, इस मटेरियल की वॉल्यूम क्या है। ये सारी क्वांटिटीज आपकी स्केलर हैं। केवल एक बात से आप इसके बारे में जान लेते हैं, तो इनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक हो गया। दूसरे प्रकार की क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। यदि मैं ये कहूं कि ये डोर, इस डोर पे आप बल लगाइए, तो आपका प्रश्न होगा कि किस दिशा में लगाएंगे, बाहर की ओर लगाना है कि अंदर की ओर लगाना है, ये प्रश्न हो जाएगा। एट ए टाइम आप बल लगाने लग जाएंगे केवल इतना बोलने से कि इस दरवाजे पर बल लगाइए। ये निर्देश नहीं दिया कि किस दिशा में लगाना है, बाहर की खोलना है कि बंद करना है। ठीक है, तो हम यहां पर अधूरे हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड, अब दरवाजा बंद करना है, डोर बंद करना है, तो फोर्स तो चाहिए। फोर्स में मैग्नीट्यूड कितना होगा उस दरवाजे को आगे पीछे करने के लिए, तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। पर डायरेक्शन बाहर की तरफ करना है कि अंदर की तरफ करना है, ये डायरेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक हो गया। अब माना जैसे प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, अब वो गोल पोस्ट के नजदीक बॉल को ले जाते हैं, वहां से बॉल को किक करते हैं। अब प्रैक्टिस से इतनी बढ़िया उनको एफिशिएंसी होती है कि मैग्नीट्यूड जो गोल पोस्ट का है, जो बॉल पर किक लगेगी तो बॉल पहुंचनी चाहिए गोल पोस्ट पर, और डायरेक्शन भी, डायरेक्शन का ध्यान, ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान भी है और मैग्नीट्यूड का ध्यान भी है, तब जाकर के गोल हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको दिखाने के लिए हमारे पास स्केलर भी है, हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जब दोनों चीजें होती हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। तो एक टाइप की मैंने आपको क्वांटिटीज क्या बोली? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, अदिश राशि में आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, दूरी हो जाएगी। केवल यहां से लेकर के हमको माना मार्केट जाना है, तो मार्केट यहां से कितना दूर है, इतना जानना पर्याप्त है। ठीक है, केवल मैं इतना ही कहूं कि यहां से वहां की दूरी इतनी है। ठीक है, यहां से वहां की दूरी इतनी है, तो केवल एक पैरामीटर से काम चल जाएगा। डिस्टेंस है, मैंने कहा डेंसिटी घनत्व है, डेंसिटी आयतन है,
वॉल्यूम। चाल है स्पीड। कोण है एंगल। ये सब बातें, ये सब क्वांटिटीज आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो गई। ठीक है दोस्तों। दूसरे टाइप की क्वांटिटीज कौन सी हो रही हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां। सदिश राशियां सदिश, दिशा सहित। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, आपने कहा बल, फोर्स। विस्थापन, यहां दूरी क्या थी? अदिश थी। विस्थापन में आपकी दिशा भी होती है, किस तरफ विस्थापित होना, आगे जाना है पीछे जाना है, किस दिशा में जाना है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, बल, ठीक है, फोर्स, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बल हो गया, ये सब चीजें हैं। फोर्स है, वेट है, मोमेंटम है। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम, संवेग, P इक्वल टू mv। ये सारी क्वांटिटीज आपकी क्या हो जाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो पूरी फिजिकल क्वांटिटीज को आप देख सकते हैं कि जिनको दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, उनका परिमाण ही पर्याप्त है, वो तो आपकी अदिश राशियां होगी। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो वो कैसे राशि हैं? सदिश राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है। एक छोटी सी बात है, किसी टारगेट को आपको हिट करना है, किसी टारगेट को हिट करना है, तो टारगेट को हिट करने के लिए, या माना आप कहीं पर कोई चीज फिक्स है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको पत्थर मारूं, मैं स्टोन फेंकूं और इस पर लग जाए, तो अब आप देख लीजिए कि हाथ में आपका एक तो फोर्स, ठीक, आपका हाथ में फोर्स, कितना फोर्स लगाऊंगा कि मेरे हाथ का ये स्टोन उस ऑब्जेक्ट को लग जाए। एक बात तो ये तो है मैग्नीट्यूड। आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगाना है कि वहां तक आपका स्टोन पहुंच जाए। और दूसरी बात कि वहां तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। लगाना वहां है और डायरेक्शन ये है, तो कभी भी वहां नहीं जा पाएगा। तो ये है, ये राशियां कौन सी हैं? इनको बोलते हैं सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमारा चैप्टर जो है, हमने पढ़ना यही है, क्या है सदिश राशि, इनके बारे में डिटेल में। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहां हम वेक्टर क्वांटिटीज को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्टडी करेंगे। आप कह सकते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इन स्पेस। जब आपके पास 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल आ जाते हैं, तो वो पॉइंट स्पेस में चला जाता है। ठीक हो गया? ठीक है ना? किसी प्लेन में न रह करके एक्स, वाई और इधर जेड, तो स्पेस में आ गया। तो वेक्टर आप यहां हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हिसाब से वेक्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो कैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर का? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है ए, और जितना उसका मैग्नीट्यूड है, चाहे सेंटीमीटर में है, चाहे मिलीमीटर में है, चाहे जो भी है, किलोमीटर में है, वट एवर इज दैट। यदि ज्यादा, जैसे माने किलोमीटर में है, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वो किलोमीटर में है, तो आप उसमें स्केल मान लीजिए। ठीक है ना? स्केल मान करके, माना 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आपने कहा लेट 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर की लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो वो इनिशियल पॉइंट, कहां से वेक्टर शुरू हो रहा है? इनिशियल पॉइंट।
और वेक्टर का ये एंड पॉइंट, ये बी वेक्टर का एंड पॉइंट, एक प्रारंभ का बिंदु है इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। इन दो को मैं जब ज्वाइन करता हूं तो दिस इज द ए बी वेक्टर, इसी का नाम है ए बी वेक्टर, इनिशियल वेक्टर एंड वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जाता है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्शन भी है, ये जो आपको एरो दिख रहा है ये आप डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड इसका कैसे देखेंगे, कितना परिमाण होगा, तो आप इसको ऐसे मॉड के रूप में लिख देंगे। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, परिमाण ए बी सदिश का। ठीक है, और वेक्टर जब रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंट, इनिशियल पॉइंट है यहां से शुरू हुआ है, एंड पॉइंट बी तक गया है, और उसके ऊपर ये जो एरो का साइन लगा हुआ है ये आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं ए बी वेक्टर को ए के रूप में ले सकता हूं, ए वेक्टर, दिस वेक्टर ए इज शोइंग दिस ए बी वेक्टर। ठीक है, तो इसमें ए तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये इसका परिमाण होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, दिस एरो इज शोइंग द डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट ई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे देंगे, ऐसा इसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए हमारे पास कुछ और चीजें भी वेक्टर के होती हैं। देखिए कहने का मतलब मेरा क्या है, आपने का मैग्नीट्यूड है और आपने का डायरेक्शन है। तो एक क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज, एंड a quantities which you want to represent and which you want to show, if there is the need of only magnitude then that is the scalar quantity। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड में वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें आपकी हैं। अब बात आता है, ठीक है, बात आपकी आती है, अब किसी वेक्टर का नेगेटिव करेंगे पॉजिटिव करेंगे वो तो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। कुछ हम इसकी डेफिनेशन की ओर भी जाएंगे। ठीक है, कि वेक्टर की कुछ और बातें क्या क्या हैं आपके उसमें सिलेबस में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। चलिए देखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। This is the blur. देखिए डिस्टेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश किसको कहते हैं। ठीक है, स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है, उसको जिस वेक्टर से दिखाते हैं उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। स्पेस में किसी पॉइंट की स्थिति शो करने के लिए, किसी पॉइंट की स्थिति को दिखाने के लिए जो वेक्टर यूज हो रहा है उसका नाम है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। अब आप देखिए, मैं 3 डायमेंशनल स्पेस लेता हूं। देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपकी जेड एक्सिस है।
ठीक है दोस्त, ये आपका ओरिजिन हो गया। मेरे पास कोई पॉइंट है P। अभी पॉइंट कहाँ होगा, ये स्पेस में है। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं x, y और z। x एक्सिस में x है, y एक्सिस में y है, z एक्सिस में z इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, x एक्सिस पे गया, y एक्सिस पे आया और z एक्सिस में आया, तो पॉइंट कहाँ गया, स्पेस में आ गया। ठीक है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, तो इस पॉइंट की पोजीशन को हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूल बिंदु के सापेक्ष जिस वेक्टर से दिखाएंगे वही तो स्थिति सदिश। तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए कैसे, ऐसे आपने इसको इससे ज्वाइन किया, तो जो ये ओपी वेक्टर है इसी का नाम है डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट P की पोजीशन आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का स्थिति सदिश, या इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो जब भी पोजीशन वेक्टर का कहा जाएगा तो आपको ओरिजिन के सापेक्ष, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की का वेक्टर देखना है, उस पॉइंट की स्थिति देखनी है। इस पॉइंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर दिखाएगा उसी का नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज ओपी। ठीक है, अभी डिटेल में आपको और क्लियर होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में इस ये पॉइंट जो है एक्स डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस चला है, जेड एक्सिस में क्या डिस्टेंस चला है, जेड डिस्टेंस चला है। ये तो आप कहते हैं भाई 2 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास क्या है, कोई पॉइंट पी आपका ये x1 y1 है, तो आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप कहते हैं एक्स एक्सिस में आप x1 डिस्टेंस चले हैं और वाई एक्सिस में कितना चले हैं, y1 डिस्टेंस चले हैं, तब जाकर के आप यहां पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब तीसरा कोऑर्डिनेट जेड भी जेड ने दी है, तो एक्स वाई और जेड स्पेस में आप आ जाएंगे। क्लियर हो गए। तो पोजीशन वेक्टर मींस वी आर रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट इन स्पेस, वी आर रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट इन स्पेस एंड वाचिंग द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। आप इसकी स्थिति को ओरिजिन से मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को मैं आर से दिखा रहा हूं, ये पोजीशन वेक्टर आपका आर है। आर इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको बाइलैंग्युअल आपको चलना है। पोजीशन वेक्टर कहूंगा चाहे स्थिति सदिश कहूंगा, आपको समझ लेना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट थ्रू द ओरिजिन, या मैं इस पॉइंट की स्थिति देख रहा हूं फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो ये आर से मैंने पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब बात आती है किसी टाइम पर, if this vector r is making an angle of alpha with x axis, an angle of beta with y axis and an angle of gamma with z axis। बातें आती है कि यदि कोई सदिश आपका x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, यदि ये जो पोजीशन वेक्टर मैंने कहा ये हो गया ना, पोजीशन वेक्टर हो गया। ये x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। y एक्सिस से क्या बना रहा है, ये अल्फा है, ये y एक्सिस से आपका बीटा बना रहा है, और z एक्सिस से आपका कौन सा एंगल बन रहा है, गामा एंगल बन रहा है। x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये जो 3 क्वांटिटीज आपके पास आ गई, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये इस वेक्टर की, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर मैंने कहा r, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है। यहां से यहां तक जो लेंथ कहेंगे आप, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन इससे दी जाएगी, डायरेक्शन दी जाएगी अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पे है, जेड एक्सिस से कितने एंगल पर है।
ठीक है स्टूडेंट, तभी तो फिक्स होगा। एक्स एक्सिस कितने कितने एंगल पे है, वाई एक्सिस कितने एंगल पर, जेड एक्सिस कितने एंगल पे है। यदि केवल 2 डायमेंशन की बात होती, 2 डायमेंशन की बात में कोई वेक्टर आपका होता तो आपने ये देखना था कि ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पे है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे, वाई एक्सिस से बीटा एंगल पे। तो डायरेक्शन इसकी तय हो गई। यहाँ से माना 30 डिग्री के एंगल पे है, यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे है, तो डायरेक्शन तय हो गई किस डायरेक्शन में इसको जाना है। तो ये डायरेक्शन बताएंगे आपको। अल्फा बीटा गामा जो ये एंगल मैंने लिए, ये उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताने में हमारी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अल्फा बीटा गामा से हमको डायरेक्शन का पता चलेगा और मैग्नीट्यूड लेकर के आर का, उससे हमको उसका, ठीक है, मॉडुलस लेकर के, आपका मॉड कह सकते हैं आप, ठीक है, या आप इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे। मैग्नीट्यूड लेकर के आपको पता चल जाएगा कि यहां से यहां की उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए और आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर पर ही मैं भी रहता हूं, पोजीशन वेक्टर पर ही मैं भी और बात करता हूं। देखिए मैंने कहा कि ये ओपी जो पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। इससे इनकी दिशा तय होगी कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक हो गया। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस ऑफ गामा, इन 3 एंगल का कोसाइन ले लीजिए। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। दिक कोसाइन, दिक मतलब दिशा, दिक कोसाइन, और कोसाइन मतलब कॉस, एंगल पर कॉस लगा रखा आपने, ठीक है, तो कोसाइन हो गया। कोसाइन मतलब कॉस कॉस, ये जो कॉस कॉस लगा रखा सब जगह। दिक मतलब दिशा, भी आपको दिशा बताएंगे। एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे फेंकना है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पे, जेड एक्सिस कितने एंगल पे है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनता है कि if a vector is making an angle of alpha with x axis, an angle of beta with y axis and an angle of gamma with z axis, tell the direction cosines of that vector। तो आप सिंपल कॉस लगा देंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, एक वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से फॉर एग्जांपल आपने कहा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ऐसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। तो आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे इस वेक्टर का, दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे। आप कॉस लगा देंगे, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। अब वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएंगे, ये दिक कोसाइन आ जाएंगे। अब ठीक हो गया, क्लियर। ये डायरेक्शन आपको बताएंगे, मतलब एंगल जब निकल गया तो एंगल से पता चल जाएगा कि किस दिशा में जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ गए आप दिक कोसाइन क्या हुए। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, दिक कोसाइन। इनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। ठीक है, कॉस अल्फा दिक कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दिक कोसाइन है इस स्थिति सदिश के, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। तो दिक कोसाइन को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक, तो इसको L M N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये आपके पास L M N बना, L M N, ये क्या हो जाएंगे, ये है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं N इज इक्वल टू कॉस अल्फा, N इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। ये डायरेक्शन कोसाइंस होगी। ठीक है दोस्तों, तो और भी डिटेल में आगे इसमें बात करेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन वेक्टर का हुआ है, तो तब आगे आप और काम इसमें करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।